नमस्कार। आज महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कामकाज भी संभाल लिया और कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई। महाराष्ट्र में सरकार का सिर्फ चेहरा बदला है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सियां बदली हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हो गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि जनता का फैसला इसी बदलाव के लिए था, लेकिन एकनाथ शिंदे को मनाने में 12 दिन लग गए। आज एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है, लेकिन अभी सरकार में हिस्सेदारी का विवाद पूरी तरह सुलझा नहीं है। शिंदे होम मिनिस्ट्री की मांग पर अब भी अड़े हैं। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले मंत्रालयों के बंटवारे पर बात होगी। अब हालांकि यह तय है कि सरकार में बीजेपी के 21, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 12 और अजीत पवार के एनसीपी के 9 मंत्री होंगे। लेकिन किस पार्टी को कौन कौन से विभाग मिलेंगे, यह फिलहाल तय नहीं है। तीनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि मंत्रालयों के बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल सिर्फ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर है। दरअसल एकनाथ शिंदे इन दोनों मंत्रालयों पर दावा कर रहे हैं और बीजेपी ये दोनों मिनिस्ट्रीज अपने पास रखना चाहती है, इसलिए बात फंसी हुई है। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन क्या है। अगर वो गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े रहते हैं तो क्या होगा? बीजेपी उन्हें मनाने के लिए गृह मंत्रालय की बजाय कौन सी मिनिस्ट्री दे सकती है? अजीत पवार के हिस्से में फाइनेंस के अलावा और कौन कौन से विभाग आएंगे? आज इसी की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने आज कैसे शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र में आज से देवेंद्र फडणवीस का राज शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजाद मैदान में हुए एक बड़े भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने थे। 2019 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री बने की शपथ ली थी। हालांकि तब उनकी सरकार सिर्फ 80 घंटे ही चल पाई थी। पिछली महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने जब 132 सीटें जीती, तभी यह तय हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही इस बार महाराष्ट्र की कमान होगी। अजीत पवार ने चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे देर से माने, इसीलिए सरकार बनने में देर हुई। इतनी जबरदस्त जीत और बहुमत के बाद भी शपथ ग्रहण होने में 12 दिन का वक्त लग गया। देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे और अपने गुरु आनंद दीघे का नाम लिया। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद शिंदे ने मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन, गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी तो शिंदे ने कुछ नहीं कहा। शिंदे का जवाब सुनकर मोदी भी मुस्कुरा दिए। महायुति का फायदा शिंदे को भी मिला है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सीटों की संख्या का करीब 3 गुना है। एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज अजीत पवार 6ठी बार डिप्टी सीएम बने हैं और यह भी एक रिकॉर्ड है। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण कई मायनों में खास था। 2004 के बाद पहली बार आजाद मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा था। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर जनता में भी आज बहुत जोश दिखा। मुंबई का आजाद मैदान पूरी तरह भरा हुआ था। करीब 40,000 लोग इस पल के गवाह बने। इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा वीवीआईपीज भी थे। साधु संत भी नई सरकार को आशीर्वाद देने के लिए समारोह में आए हुए थे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान समेत और भी कई केंद्रीय मंत्री थे। मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा,
हिमंता बिश्व शर्मा समेत बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी शपथ ग्रहण में शामिल थे। अब स्टार्स की बात सुन लीजिए। शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, विक्रांत मैसी ऐसे कई सुपरस्टार्स शपथ ग्रहण की कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर आए। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ कार्यक्रम में मौजूद थे। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी के साथ आए। Occasion of the swearing in ceremony of the CM अनिल अंबानी, अजय पीरामल और उदय कोटक जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आज इस कार्यक्रम के गवाह बने। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सभी मंत्रालय पहुंचे। सबने कामकाज संभाल लिया। मंत्रालय में मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस ने सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के एक मरीज को सीएम सहायता कोष से 5 लाख रुपए देने की फाइल पर साइन किया। उसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 7 से 9 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होगा। इसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। माननीय फडणवीस साहेबांनी शपथ घेण्यापूर्वी त्याला तर काळ कमी असल्यामुळे 2020ची मॅच होती। नागपुर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने नई सरकार के शपथ ग्रहण में देरी पर भी आज बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार है, इसमें सारी पार्टियों से राय ली जाती है, इस काम में वक्त लगता है, लेकिन अब सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर मामला फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक से पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करना पड़ता है। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछूंगा। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है, उसमें वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों को आज देवेंद्र फडणवीस ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि शिंदे के बारे में जो भी कहा गया उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिंदे और उनके बीच रोल बदलते रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी शिंदे उस सरकार में मंत्री थे, फिर शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए, अब फिर से रोल बदल गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रोल भले ही बदले हों, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, वो है तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए तीनों का डेडिकेशन। गेली 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात आम्ही सरकार चालवलं। 2.5 साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमने सरकार चलाई, जो बहुत ही गतिशील सरकार थी। हमने इस सरकार के शपथ ग्रहण के लिए भी नारा दिया है कि महाराष्ट्र रुकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से महाराष्ट्र चलता रहा है वैसे ही चलेगा। हमारा रोल बदलता रहा है। पहले मैं मुख्यमंत्री था तो शिंदे साहब हमारे साथ थे। फिर जब मैं 72 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना तो अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे। अब फिर से मैं मुख्यमंत्री हूं और शिंदे साहब और अजीत दादा डिप्टी सीएम हैं। रोल हमारा बदलता रहा है, लेकिन गति वही रहेगी, समन्वय भी वैसा ही रहेगा। अभी हमारे मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है और हमने अधिकारियों से कहा है कि जब मैं और शिंदे साहब साथ आए तो 50-50 ओवर का मैच था। जब अजीत पवार भी हमारे साथ जुड़ गए तो ये 2020 का मैच हो गया और अब टेस्ट मैच है और मैं दृढ़ता से योग्य निर्णय लूंगा और हम मिलकर राज्य को आगे ले जाएंगे।
बाद में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मीडिया के सामने आए। शिंदे ने कहा कि उन्हीं की शिवसेना बाला साहब ठाकरे के दिखाए हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है, इसलिए इस बार उनके 57 विधायक चुनकर के आए। शिंदे ने आज डिप्टी सीएम यानी डीसीएम को एक नया मतलब भी दे दिया। उन्होंने कहा डीसीएम का मतलब है डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया। उनका जो हिंदुत्व का नारा है उसे और मजबूत किया और विकास का एजेंडा जो है हमने चलाया। हमारा एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और इसलिए मैं अभी कहा आपको, एक हिंदी में भी मैं कहता हूँ, पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। आज मुंबई में जो हुआ उसकी जानकारी इंडिया टीवी के संवाददाता सचिन चौधरी ने आपको एक हफ्ता पहले दे दी थी। सचिन ने बता दिया था देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे, शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा, एकनाथ शिंदे अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सचिन ने यह भी बता दिया था कि आज सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। तो इस वक्त मुंबई से सचिन चौधरी मेरे साथ हैं। सचिन, आपने जितनी बातें बताई सब सच साबित हुई हैं, तो अब आगे के लिए भी बता दीजिए क्या होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ तय है, फिर देर किस बात की है? जी सर, देखिए, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि 16 दिसंबर से नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उसके पहले कैबिनेट का एक्सपेंशन करना जरूरी होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि संभवतः 11 या 12 दिसंबर को ये एक्सपेंशन किया जा सकता है। तारीख पर जो है 1-2 दिन में मुहर लग जाएगी, 11 या 12 तारीख को करना है, लेकिन एक्सपेंशन जरूर किया जाएगा। और इसमें अब देखिए, जो मुख्य तौर पर जिन विभागों पर पेच फंसा हुआ है, बीजेपी अपने पास होम डिपार्टमेंट रखेगी, ये तो तय है। होम डिपार्टमेंट शिंदे साहब मांग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, इन 3 डिपार्टमेंट में से 2 डिपार्टमेंट जो है ये बीजेपी एकनाथ शिंदे को देगी, जिसमें बीजेपी का ये कहना है कि वो राजस्व जैसा कि बड़ा मंत्रालय है वो ले और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले। और 2014 में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के पास होम प्लस यूडी दोनों डिपार्टमेंट थे, वो बीजेपी के पास रहे। इस पर अंतिम चर्चा होगी 1-2 दिन में और फाइनलाइज किया जाएगा। शिंदे कम से कम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम यूडी जैसा डिपार्टमेंट जो उनके पास था, मुख्यमंत्री थे, वो उनके पास रहेगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी उनको रेवेन्यू देने के लिए तैयार है और पीडब्ल्यूडी देने के लिए तैयार है। अजित पवार की पार्टी की बात करें तो अजित पवार कह रहे कि मेडिकल एजुकेशन जैसा डिपार्टमेंट बीजेपी चाहते। गिरीश महाजन उसके मंत्री रहे थे और उनके पास 2 डिपार्टमेंट थे, एक पर्यटन था और ग्राम विकास मंत्रालय था। तो अजित पवार ग्राम विकास यानी कि आम जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास चाहते। इसके अलावा हाउसिंग एक डिपार्टमेंट है, वो भी वो मांग रहे हैं, जो बीजेपी के कोटे में है। इन डिपार्टमेंट को लेकर, एक्सचेंज को लेकर बात होगी। अब मंत्री कितने विधायकों को आने वाले 11-12 तारीख को जो है शपथ दिलाई जा सकती है, कैबिनेट का आकार किस तरह से होगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन इतना माना जा रहा है कि कम से कम बीजेपी के 10 से 12 और शिंदे शिवसेना के और अजित पवार के कम से कम 9 से 10 इस तरह से करीबन 30 या उससे ज्यादा भी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि अभी कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन विलंब इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद एक बेंच स्ट्रेंथ जो है वो तैयार की जाए, नया नेतृत्व, नए चेहरों को मौका दिया जाए और कास्ट रीजन वाइज इक्वेशन को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए थोड़ा सा विलंब लग सकता है। मोटे तौर पर जिन मंत्रालयों की मैंने बात की उसको सुलझा लिया जाएगा, ऐसा कहना है। एकनाथ शिंदे की भी जब उन्होंने मंत्री पद के अब शपथ ले लिया डिप्टी सीएम की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जैसे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मुझे सपोर्ट किया वैसे मैं उनको सपोर्ट करूंगा।
कोई जो है वाद विवाद नहीं होंगे, सब मुद्दों को जो है सुलझा लिया जाएगा। आज बहुत जी। ही पॉजिटिव मूड में एकनाथ शिंदे देखिए, जैसे वो कह रहे थे कि 2 दिन से वो नाराज थे, उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं होगी, बिल्कुल अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात मानी जाएगी, देवेंद्र फडणवीस जो कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी और तीनों मिलकर जो है सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। तो मोटे तौर पर आने वाले 3 से 4 दिनों में ही सब कुछ तय किया जाएगा सौरव, और 11 से 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल का कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बहुत जी। शुक्रिया सचिन आपका। आगे क्या होगा देखते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अब एकनाथ शिंदे को चढ़ाने लगे हैं। संजय राउत ने आज कहा कि बीजेपी ने शिंदे का खेल खत्म कर दिया, अब वो भविष्य में कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। संजय राउत बोले कि अब या तो शिंदे हमेशा के लिए डेप्यूटी बनकर रहना स्वीकार कर लें, वरना बीजेपी वही करेगी जो हमेशा करती रही है, शिंदे की पार्टी तोड़ देगी। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं, ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। उनके पास बहुमत है, बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में आज ऑपोजिशन का कोई नेता नहीं आया। राज ठाकरे भी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को खुद फोन करके आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में आने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। शपथ ग्रहण के बाद फडणवीस ने कहा कि भले ही विपक्ष के नेता इस प्रोग्राम में नहीं आए हों, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका सम्मान करेंगे। मी शपथविधीच्या निमित्ताने माननीय पवार साहेब असतील, माननीय उद्धवजी ठाकरे असतील, माननीय सुशीलकुमार शिंदेजी असतील, माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब असतील किंवा सन्माननीय राज ठाकरे साहेब असतील, अशा सगळ्या प्रमुख लोकांना त्या ठिकाणी स्वतः फोन करून त्यांना निमंत्रण दिलं। त्यातल्या प्रत्येकाने माझं अभिनंदन केलं, मला शुभेच्छा दिल्या। काही व्यक्तिगत कारणाने ते लोक येऊ शकले नाहीत, पण त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। मला असं वाटतं की जो राजकीय संवाद महाराष्ट्रामध्ये आणि इतर राज्यांमध्ये आणि विशेषतः दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये जे काही अंतर आहे ते हेच अंतर आहे की महाराष्ट्रात राजकीय संवाद हा काही संपला नाही। आपण अनेक राज्यांमध्ये असं बघतो की 2 पक्षांमध्ये किंवा 2 नेत्यांमध्ये इतका विसंवाद असतो की हिंदीमध्ये ज्याला खून के प्यासे म्हणतो, अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। ती महाराष्ट्रात नव्हती, आजही नाही आणि ती पुढे राहू नये, हा माझा प्रयत्न असेल। 23 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आए थे, उसी दिन यह तय हो गया था कि सरकार बीजेपी की लीडरशिप में ही बनेगी और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। यह बात एकनाथ शिंदे को छोड़कर सब समझ रहे थे। अगर शिंदे स्पीड ब्रेकर ना बनते तो शपथ ग्रहण होने में इतना वक्त नहीं लगता, न शिंदे को खुद इतनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत संयम से काम लिया। बीजेपी के पास अपनी 132 सीटें हैं, अजीत पवार की 41 सीटें हैं, 5 निर्दलियों का सपोर्ट है। मतलब बीजेपी शिंदे के सपोर्ट के बगैर भी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे का सम्मान भी बरकरार रखा, उन्हें पूरा वक्त दिया। शिंदे को मनाने के लिए 2-2 बार उनके घर गए। इस सबसे देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा। अब शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं, इसलिए अब उन्हें मंत्रालयों की लिस्ट पर फोकस करने की बजाय जनता के कामों की लिस्ट पर फोकस करना चाहिए, तभी बात बनेगी। झारखंड में भी आज शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का दरअसल आज विस्तार किया। 11 नए मंत्रियों ने शपथ ली। हेमंत सोरेन के इस मंत्रिमंडल में अब जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व संथाल परगना को मिला है। हेमंत सोरेन खुद इसी इलाके से आते हैं। 12 में से 5 मंत्री संथाल परगना के हैं। उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और कोलाहन के 2-2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पलामू रीजन से 1 ही विधायक को मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, सबके जवाब आज मिल गए। अब तेजी से काम करने का वक्त है।
समय जैसे जैसे गुजर रहा है सारे चीजें पटाक्षेप हो रही है। अब गति आएगी, सरकार पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी। इस बार झारखंड कैबिनेट की तस्वीर पिछली बार से अलग है। हेमंत सोरेन ने 6 नए चेहरों को मौका दिया है। जेएमएम की तरफ से सुदीव्य कुमार, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल हसन, दीपक बरुआ, इन लोगों को मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जबकि आरजेडी के कोटे से संजय प्रसाद यादव मंत्री बने हैं। दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, दीपक बरुआ और रामदास सोरेन ये दूसरी बार मंत्री बने हैं, जबकि हफीजुल हसन को तीसरी बार मौका मिला है। झारखंड चुनाव में इस बार इंडिया अलायंस को 56 सीटें मिली। दूसरी बार लगातार सरकार बनने के बाद आज मंत्री भी बड़े जोश में हैं। कांग्रेस के कोटे से मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 18 साल झारखंड में बीजेपी ने राज किया। इस दौर में झारखंड विकास की दौड़ में पीछे चला गया। पिछली गठबंधन सरकार में कोरोना की वजह से कामों की रफ्तार रुकी, लेकिन इस बार सिर्फ डबल स्पीड से काम होगा। झारखंड लिया गया था विकास के लिए, झारखंड का विकास हो, क्योंकि ये ट्रैवल स्टेट है और दुर्भाग्य कहिए या किस्मत का लेखा जोखा कहिए, गलत हाथों में सरकार चली गई है। भाजपा के हाथों में सरकार चल गई। जब झारखंड बना 18 साल यहाँ झारखंड का विकास भाजपा ने नहीं किया, बल्कि शोषण, दोहन और लूटने का काम किया। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने। पिछली बार भी हमारी सरकार बनी थी, 3 साल हम लोगों ने जान बचाया, कोरोना में हम लोगों ने झेला, और इस बार देखिए इतना अच्छा काम किया कि हम लोग प्रचंड बहुमत में हम लोग आए। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार? विकास, विकास, विकास और सबका विकास। झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत भी बड़ी जीत है। झारखंड बनने के बाद पहली बार किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है। क्योंकि संथाल परगना में जेएमएम का स्ट्राइक रेट करीब करीब 100% है। ज्यादातर सीटें जेएमएम ने वहां जीती हैं, इसलिए संथाल परगना को मंत्रिमंडल में माफ कीजिएगा, प्राथमिकता मिली है। लेकिन सिर्फ मंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। अब हेमंत सोरेन को काम करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए। अब वो वादे पूरे कैसे होंगे ये देखना है। झारखंड के चुनाव में हेमंत बिश्व तनवा ने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी को वो कामयाबी नहीं दिला पाए। अब हेमंता भी असम में अपने काम पर लग गए। कल वो भी असम में मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। उनके मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हेमंता बिश्व शर्मा ने असम में सार्वजनिक जगहों पर, होटल, रेस्टोरेंट्स में बीफ परोसने और बीफ खाने पर पाबंदी लगा दी है। हेमंता सरकार के इस फैसले पर आज गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक खूब पॉलिटिक्स हुई। कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने कहा कि झारखंड में चुनाव जिताने के लिए हेमंता ने लंबी लंबी डींगें हाँकी थीं, लेकिन बीजेपी हार गई। इसलिए अब हेमंता बीफ बैन का ऐलान करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लॉ है, ये जो दिल्ली में वो अनाउंस किया है कल बीफ का ऊपर, ये कोई लॉ नहीं है। विधानसभा में वो जबरदस्ती सिल्ला के वो पास किया था। वो अभी ज़रूरत क्यों हो गया दिल्ली आके ये कहने का? कल दिल्ली से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कैबिनेट किया। क्या ज़रूरत था दिल्ली में करने के लिए? ये है झारखंड के लगा हुआ है। झारखंड में वो एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर को जेल में भिजवा के जैसे एक हल्ला करके वो बीजेपी को गवर्नमेंट लाने के लिए जो जिम्मेदारी लिया था, वो आम आदमी ने उनको रिजेक्ट किया। वो रिजेक्ट करने का बाद उनका सभी जो है ना, वो सभी दिल्ली में बिगड़ गई है। अभी आप इलेक्शन का बाद पहला आप दिल्ली में आए हैं, बीजेपी लोग भी उनका खिलाफ है। इसीलिए आम आदमी का मन डाइवर्ट करने के लिए ये इशू दिल्ली में उठाया। हम कम से कम उसका जो जाल है उसमें फंसने वाला नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस की डेप्यूटी लीडर हैं गौरव गोगोई, असम से ही आते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंता सरकार के भ्रष्टाचार से असम दिवालिया हो चुका है, जनहित का कोई काम नहीं होता, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हेमंता अब फिर कम्युनल इश्यूज उठाने लगे हैं। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। जो शर्मनाक हार झारखंड में हुई, उस हार को छुपाने की ये साजिश है। मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि झारखंड के राज्य के जो बीजेपी के नेता है वो हेमंता बिश्व शर्मा जी से दुखी है, क्योंकि उनको नजरअंदाज किया गया। मुझे सुनने में आया कि पार्टी का बहुत
पैसा भी खर्च हो गया झारखंड के चुनाव में। और शिवराज सिंह चौहान वो तो जो उनको सम्मान मिलना था वो सम्मान भी हिमंत बिश्वा शर्मा जी ने नहीं दिया उनको। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने हिमंत बिश्वा शर्मा जी के नफरत की राजनीति का दुकान बंद किया, आने वाले विधानसभा चुनावों में असम की जनता मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार, नफरत और हिंसा की राजनीति उनके दुकानों पर आने वाले चुनाव पर असम की जनता ताला ठोकेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीफ बैन को लेकर हेमंता शर्मा का बचाव किया। गिरिराज ने कहा कि हेमंता ने तो नेहरू की गलती सुधारी है। अगर 1947 में ही नेहरू ने बीफ बैन कर दिया होता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो नेहरू का दुर्भाग्यपूर्ण है। नेहरू ने ये कुकर्म किया। उन्होंने नेहरू जी ने, हम नेहरू क्यों कहें, हमसे बड़े थे, कुकर्म भले उनसे बड़ा था, लेकिन नेहरू अगर 47 के अंदर ही ये सब कर दिए होते तो आज हेमंत बिश्वा शर्मा को नहीं करना पड़ता। हेमंता सरकार के फैसले को समाजवादी पार्टी ने संविधान के खिलाफ बता दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि असम में पब्लिक प्लेसेस पर बीफ बैन जनता के अधिकारों के खिलाफ है। इकरा हसन ने कहा कि असम की बीजेपी सरकार अब लोगों से उनकी पसंद का खाना खाने का हक भी छीन रही है। ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है। तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और हमारी जो देश की खूबसूरती है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं और तरह के रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो उन सब पर इस तरीके से प्रतिबंध लगाना बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी को बीफ से वाकई दिक्कत होती तो वो गोवा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी बीफ पर बैन करती, वरना ये सब ड्रामा है। अरे केंद्र सरकार के बीजेपी के मंत्री कह चुके हैं कि वो बीफ खाते हैं, पहले उनका बीफ तो रुकवाएं। ये खाली ऐसे ड्रामा करने से अरुणाचल में, मेघालय में, गोवा में कहेंगे बीफ की कमी नहीं होने देंगे, बीजेपी वाले कहते हैं कि बीफ की कोई कमी नहीं होने देंगे। तो असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब करते रहते हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा के इस फैसले की चर्चा तो खूब हो रही है, सियासत भी चल रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। असम में गौ हत्या पर पाबंदी पहले से है और यह कानून हेमंता बिश्वा शर्मा ने ही बनाया था, तो फिर होटल और रेस्टोरेंट्स में बीफ मिल कैसे रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इस पर बैन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? आज योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा को लेकर सीधी सीधी साफ साफ बात की। योगी ने अपने अधिकारियों से कहा कि संभल में हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए, एक एक उपद्रवी की पहचान हो और हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हिंसा करने वालों से ही की जाए। इसके बाद योगी 43वें रामायण मेले के उद्घाटन के लिए अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर के सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था वही आज संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। अगर 500 साल पहले हुई घटना को लेकर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो संभल और बांग्लादेश को देख ले। तीनों घटनाओं की प्रकृति और इन्हें अंजाम देने वालों का डीएनए एक ही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं।
ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तीर निशाने पर लगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा कपड़े पहनने वाले संत को डीएनए की बातें नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा जवाब मिलेगा कि योगी जी सुन नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह बांग्लादेश की घटनाओं को भारत के मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की है, यह बहुत खतरनाक बात है। ओवैसी बोले कि अगर बांग्लादेशियों से बीजेपी को इतनी नफरत है तो बीजेपी की सरकार शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजती? देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहां पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहां पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो, 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो फरकास के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज योगी ने अखिलेश यादव पर हमला किया, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। असल में समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में संभल के मुद्दे को उठा रही है और कांग्रेस का पूरा फोकस अडानी के इशू पर है, इसलिए दोनों पार्टियों के बीच डिफरेंस है। पार्लियामेंट में आज ये डिफरेंसेस साफ नजर आए। सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर खूब हंगामा किया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सारे नेता आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। कांग्रेस के सांसदों ने कलरफुल ड्रेसेस पहनी हुई थी, जैकेट पर स्टिकर लगा रखे थे जिस पर लिखा था मोदी अडानी एक हैं, इसलिए अडानी सेफ है। संसद परिसर में कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के कई एमपीज ने यही नारा लगाया और अडानी के मामले में जेपीसी बनाने की मांग की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कभी अडानी की जांच नहीं कराएगी, क्योंकि अगर जांच होगी तो प्रधानमंत्री मोदी भी फंसेंगे। राहुल जी, आप मानव श्रृंखला बनाया आज आपने, आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। राहुल गांधी तो अडानी की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की ही जांच की मांग कर दी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग के सहारे कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, इसकी जांच हो। निशिकांत दुबे ने अपनी स्पीच में कुछ लोगों के नाम भी लिए, जिसे लेकर सदन के अंदर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के एमपीज ने उनकी स्पीच को संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की और यह हंगामा इतना बढ़ गया कि संसद को करीब 2 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। ये घृणा के शिकार हैं और
मोदी जी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? निशिकांत दुबे ने जो बातें लोकसभा में कही, संबित पात्रा ने पार्लियामेंट के बाहर आकर उन्हीं आरोपों को आगे बढ़ाया। संबित पात्रा ने कहा कि पेगासस का मामला हो, कोरोना वैक्सीन का मामला हो या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, जॉर्ज सोरोस की तरफ से भारत के खिलाफ जो भी एजेंडा चलाया जाता है, भारत में उसे आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है। This is serious business. A member of Parliament of India, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का, ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं, सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे। मुशफिकुल फजल अंसारे, जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताया, तो कांग्रेस ने निशिकांत दुबे को अडानी का एजेंट और स्लीपर सेल का सदस्य बता दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि निशिकांत दुबे ने जो कहा, उस आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का केस बन सकता है। अगर वो बाहर बोलते तो जेल हो जाती। गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस कल संसद में निशिकांत दुबे से माफी की मांग करेगी। पूरी तरीके से डेफेमेटरी जो बातें बाहर नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि डेफेमेशन का केस लग जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सदन के अंदर बोलते हैं। और सदन के अंदर हमने देखा है इससे पहले भी कि जब जब राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ मुखर होते हैं, तो अडानी के कुछ एजेंट्स आज भारत के संसद में हैं और वो प्रखर हो जाते हैं। जब जब राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, अडानी अपने स्लीपर सेल्स जो पार्लियामेंट के अंदर है उनको एक्टिवेट कर देते, और उसी का उदाहरण आज हमने देखा। अफसोस की बात तो ये है कि जब अध्यक्ष महोदय उससे 1-2 मिनट पहले हमको संसद की मर्यादा पढ़ा रहे थे, संसद की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे, उसी पाठ को फेंक कर उनके बीजेपी दल के सदस्य ने फेंक दिया, और एकदम घिनौनी बातें उन्होंने रखी। हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से बात की इस विषय पर, और हमारा साफ ये ख्वाहिश है कि वो सदस्य अपनी बातों को वापस ले, माफी मांगे, और अध्यक्ष महोदय इस विषय पर एक सख्त
स्टेप ले। राहुल गांधी 5 साल से अडानी का नाम लेकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल जब जब अडानी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेता जवाब में जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हैं। आज भी यही हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल स्वर्ण मंदिर में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा को आज कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। नारायण सिंह चौड़ा ने कल स्वर्ण मंदिर के द्वार पर सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश की थी। वहीं अकाल तख्त साहिब से मिली सजा के मुताबिक आज सुखबीर बादल 2 दिनों की सेवा करने के बाद आनंदपुर साहिब के केशगढ़ साहिब पहुंचे। यहां सुखबीर बादल ने पहले 1 घंटे तक दरबान की ड्यूटी निभाई, फिर सजा के मुताबिक 1 घंटे तक लंगर के बर्तन साफ किए। आज सुखबीर बादल की पूरी फैमिली आनंदपुर साहिब पहुंची हुई थी। सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर ने भी श्री केशवगढ़ साहिब में सेवा की। वहीं कल के हमले के बाद आज सुखबीर बादल की सुरक्षा के बहुत सख्त बंदोबस्त किए गए थे। आज सुखबीर बादल के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ साथ पुलिस के जवानों ने भी उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। जब सुखबीर बादल श्री केशगढ़ साहिब के द्वार पर ड्यूटी दे रहे थे तब उनके आसपास किसी को आने नहीं दिया गया। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे की तरफ जाने वाले रास्ते पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे। वहां आने वाले श्रद्धालुओं की भी चेकिंग हो रही थी, जबकि गुरुद्वारे आने वाले की आमतौर पर चेकिंग नहीं होती। लेकिन कल स्वर्ण मंदिर में जिस तरीके से सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश हुई, उसके बाद आज आनंदपुर साहिब में पुलिस बहुत चौकस थी। हालांकि अकाली दल सुखबीर बादल की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों से आज संतुष्ट नहीं था। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर तमाशा हो रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये तो ड्रामा होता है, ठीक है ना। ये अब श्रद्धालुओं को तंग करेंगे, दूसरे करेंगे, वो क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के तो मतलब होते हैं, ठीक है। 2 घंटे का ये परेड नहीं है। 26 जनवरी की या 15 अगस्त की परेड नहीं है। एक प्रोफेशनलिज्म होता है सिक्योरिटी का, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं स्टेट में, जाकर पूछ के। क्योंकि दरबार साहिब के अंदर कोई माथा टेकने आता है साहब, तो इस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग वैसे होती नहीं है। नहीं तो वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो पहले तो जाके देखिए वो सिक्योरिटी कर रहे हैं। मेरी फोटो दिखाने से पहले उनकी दिखाएं, वो कर रहे हैं। मैं अभी होके आया हूँ, आपको दिखाइए, एक भी आदमी ड्यूटी कर रहा, बात जाके देखिए। अकाली दल ने इल्जाम लगाया है कि सुखबीर बादल पर हमला पुलिस की मिली भगत से हुआ है। अकाली दल की सीनियर लीडर विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने स्वर्ण मंदिर की कुछ सीसीटीवी वीडियोज रिलीज किए। मजीठिया का दावा है कि सुखबीर बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह चौड़ा जब 3 दिसंबर को रेकी करने के लिए गोल्डन टेम्पल आया था, तब पंजाब पुलिस के एसपी हरपाल रंधावा ने जाकर उससे हाथ मिलाया था, उससे बात की थी। विक्रम मजीठिया ने एक और सीसीटीवी वीडियो जारी करके दावा किया कि एसपी हरपाल रंधावा के अलावा एक और पुलिस ऑफिसर ने भी नारायण सिंह चौड़ा से स्वर्ण मंदिर के बाहर मुलाकात की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। विक्रम मजीठिया ने दावा किया कि अमृतसर पुलिस स्वर्ण मंदिर से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से उन्हें शक हुआ कि पुलिस कुछ छुपा रही है। मजीठिया ने कहा कि सबको पता है नारायण सिंह चौड़ा के आईएसआई से लिंक है, वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। फिर पंजाब पुलिस के अधिकारी आखिर उससे जाकर क्यों मिल रहे थे? अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को इसका जवाब देना चाहिए। गुरप्रीत सिंह भुल्लर अरविंद केजरीवाल की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जिस इंसान के आईएसआई के साथ लिंक होए, आप उस इंसान को मदद करो। आपका एसपी 20 कदम चल के गया है। 3 दिसंबर को मैंने वीडियो आपके सारों के साथ शेयर करी है, सीसीटीवी फुटेज। हरपाल रंधावा, जिसको भुल्लर साहब कह रहे हैं मैंने डिप्यूट करा है, वो उसको मिलने गया है। अभी मैं एक और वीडियो रिलीज करने लगा हूँ जहाँ एक और पुलिस का मुलाजिम उसको मिल रहा है। मेरे को यह बता दो कि केजरीवाल साहब और भुल्लर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, रंधावा साहब की आईएसआई के साथ या भुल्लर साहब की आईएसआई के साथ या केजरीवाल की आईएसआई के साथ क्या साझ है? ये तो तैयार करी गई है ग्राउंड कि पंजाब में हालात कैसे बिगड़े। मॉडरेट लीडरशिप जो देश की बात करती है, जो भाईचारक सांझ की बात करती है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है। ये बॉर्डर स्टेट है, इंडो पाक बॉर्डर है, ये देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं। ये लोगों को समझ नहीं है कि आग के साथ खेल रहे हैं, इसे संभाली नहीं जाएगी। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और फौज ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके साथियों पर अब शिकंजा और कस दिया है। आज इमरान खान की
और उनकी पार्टी के कई नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे में चार्जशीट फाइल कर दी गई। जब इमरान खान अदालत में पेश किए गए तो उनसे मिलने आए पार्टी के तमाम नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। इनमें पंजाब की नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और इमरान की पार्टी के नेता उमर अयूब खान भी थे। इसके अलावा रावलपिंडी में इमरान खान के मुकदमे लड़ रहे कई वकील भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब सूबे से लेकर राजधानी इस्लामाबाद तक इमरान खान के समर्थकों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। इमरान की पार्टी के एक नेता जैसे ही जेल से रिहा हुए, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान से मिलने जेल आए कई पूर्व मंत्रियों को वहीं पर अरेस्ट कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सामने, मेरे सामने ही उन्होंने उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को और हमारे बहुत सारे कारकुनान को अंदर रोक दिया है और बहाना बना रहे हैं कि आप हमें फलाने कागज दिखाएं, फलाने कागज दिखाएं। ये बहुत ज्यादा इस वक्त जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। पहले हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, आज तो हमारी अडयाला जेल में जो है हमारी पेशी थी। अपनी पेशी के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और खान साहब से हमारी मुलाकात हो गई और हमारी जब मुलाकात हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि आज हमारे ऊपर इन्होंने जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद करनी थी। वहां पे भी इस तरह के हॉस्टाइल सिचुएशन है कि जब आप पहले जाते हैं 2.5 किलोमीटर आपको आने नहीं देते, जब आप अंदर जाते हैं तो उमर अयूब एक अपोजिशन लीडर है, वो खान साहब का पैगाम ले रहे थे और आज उन्होंने हमारे साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात है कि पाकिस्तान के अंदर 17 सीटों वाली जमात को हमारे सड़कों पर मुसल्लत करने के लिए लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इन्हीं की वजह से कत्लेआम हो रहा है और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसके बाद लाशें भी गायब कर दी गई हैं और जिसको लाश दी जाती है उसको कहा जाता है कि तुम लिख के दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि ये मैंडेट चोर और वोट चोर तो थे ही, अब ये कफन चोर हो गए, अब ये लाश चोर हो गए। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी पर भी शिकंजा कस रहा है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो चुका है। बुशरा बीबी 26 नवंबर के बाद से लापता है। 26 नवंबर की रात पाकिस्तान की रेंजर्स के ऑपरेशन से बचने के लिए बुशरा बीबी इस्लामाबाद से भाग गई थी। तब से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। अब उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। असल में आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो भी फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसके बाद से इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस घर घर जाकर इमरान खान की पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे, उन्हें कोर्ट कैंपस से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने भी कंफर्म किया है कि पंजाब और इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी का जो भी नेता, जो भी वर्कर दिख रहा है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस जो पीटीआई इhtजाज और मार्च के बाद बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर रही है, इसे रोका जाए। हजारों नामालूम अफराद पर मुकदमे और पर्चे दर्ज हो चुके हैं। पंजाब इस्लामाबाद पुलिस शुतर बेमुहार हो चुकी है। एक ऑलमोस्ट नाकों पर रोककर मोबाइल चेक हो रहे हैं। कोई एक पोस्ट पीटीआई की निकलती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी का गार्ड उठा लिया जाता है, किसी का ऑफिस वर्कर उठा लिया जाता है, किसी का कोई दिहाड़ीदार मजदूर उठा लिया जाता है, रेडी वाले उठा लिए जाते हैं। पुलिस घरों में घुसी हुई है, औरतों, बूढ़ों, बच्चों को हरासा कर रही है। छापे, गिरफ्तारियां, पैसे लेकर छोड़ा जा रहा है और ये जुल्म है, ये नफरतें और तकसीम बढ़ा रहा है। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर आज एक ऐसा अनूठा मिशन लॉन्च किया जिसकी मदद से अब स्पेस साइंटिस्ट के लिए ऑन डिमांड सूर्य ग्रहण क्रिएट किया जा सकता है। प्रोबा 3 मिशन को आज इसरो के PSLV C59 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इस रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स को एक साथ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। स्पेस में इन दोनों सैटेलाइट की पोजीशन इस तरह रखी गई है जैसे कभी भी सूर्य ग्रहण जैसी परिस्थिति क्रिएट की जा सकती है और यह आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण 6 घंटे तक का हो सकता है। असल में एक सैटेलाइट पर गोल्ड डिस्क लगी है। यह सैटेलाइट सूरज और दूसरी सैटेलाइट के बीच आकर आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण का इफेक्ट क्रिएट करेगी। अब तक सूर्य ग्रहण के वक्त निकलने वाली रेज का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता था और रिंग ऑफ फायर की स्थिति को कुछ मिनटों के लिए ही देखा जा सकता था। लेकिन अब प्रोबा 3 मिशन की मदद से वैज्ञानिक कभी भी सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इससे सूरज के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। सौर तूफान, सोलर फ्लेयर्स और चुंबकीय तरंगों के बारे में भी रिसर्च आसान होगी।